प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी, बढ़िया एकदम। प्यारे बच्चों, ये है हमारी सेल चैप्टर का क्लास नंबर 8, ठीक है। और आज की क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे सेल के लगभग सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस जैसे सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटेड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्लास को, ये क्लास आपके सीधे 3 to 5 मार्क्स सेव करवा सकती है। तो इसको प्रॉपरली नोट्स बनाएं इस टॉपिक के, ठीक है। प्रॉपरली रिकॉर्ड में रखें अपने एक एक साइंटिस्ट के नाम जो इसमें आएंगे, उनके नाम को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल है, वो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। बच्चों आपने बचपन में भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये भी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या बोल जाता है बच्चों? पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्योंकि यही ऑर्गेनल पूरी सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्मेट में जनरेट करता है? तो उस एनर्जी का फॉर्मेट याद रखना, एटीपी। एटीपी का मतलब होता है बच्चों एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये इसकी फुल फॉर्म में एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, याद रखेंगे, ठीक है। यही एनर्जी चाहिए जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कराने के लिए। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए एटीपी में एनर्जी कंज्यूम कराई जाती है सेल के द्वारा, और उसे फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे ज़रूरी और स्टार पॉइंट ये आपके लिए, और गारंटेड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस के अलावा अगर कोई सेल ऑर्गेनल्स हैं तो उनमें से एक सेल ऑर्गेनल ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये अपने प्रोटीन को खुद से भी बना सकता है, क्योंकि इसके पास डीएनए और राइबोसोम से तो अपने लिए खुद ही अपने लिए प्रोटीन भी बना सकता है। तो ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में रख लेना, एग्ज़ाम में मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हमने 4 फेज़ में बांटा हुआ है। सबसे पहले ये है जो आउटर मेम्ब्रेन, ये जो लास्ट की कवरिंग है ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, पहली स्ट्रक्चर। इसके बाद ये जो अंदर की आपको दिख रही है ये हो गई अंदर की मेम्ब्रेन, यानी कि दूसरी स्ट्रक्चर। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ये हमारा हो गया तीसरा। और सबसे ज़रूरी और खाली स्पेस इसके अंदर रहता है जिसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो इस मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, ये हो गया हमारी चौथी स्ट्रक्चर। तो ये 4 चीज़ें हमारी 4 स्ट्रक्चर के अंदर 4 मेजर पॉइंट हैं। पहला है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इनर मेम्ब्रेन, देन आता है मैट्रिक्स, और उसके बाद आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब इनर और आउटर के बीच का स्पेस। आओ जरा इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो आउटर मेम्ब्रेन एक आउटर बाउंड्री बनाती है सेल की। जो सेल की आउटर बाउंड्री है वो फॉर्म करती है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ये है ना, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल पोरेंस होते हैं, स्पेशली पोरेंस। पोरेंस का मतलब हो गया कुछ चैनल, जैसे कि आप यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, सर्कल लाइक, जैसे कि आपने देखा होगा शिप या फिर गाड़ी के अंदर जैसे खिड़कियाँ होती है ना, वैसी इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें पोरेंस कहा जाता है। ये पोरेंस एक प्रकार का चैनल का काम करते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री देते हैं। ये एक प्रकार के क्या हैं? चैनल्स हैं जिनसे छोटे मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो आपने जो खाना खाया वो एक्चुअल में ग्लूकोज था, C6H12O6, और इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बनता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में बेटा वाटर, और प्लस में एनर्जी बनती है। अब
समझने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे गए, तो इन्हीं पोरेंस के जरिए जाते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या करते हैं, पास होते हैं ईजिली इन्हीं चैनल्स के जरिए। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोरेंस। क्या कहा जाता है बच्चों, पोरेंस कहते हैं। तो इन चैनल को हम क्या कहते हैं, पोरेन। और ये पोरेन हेल्पफुल होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कराने के लिए। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन की बात। अब हम चलते हैं इनर मेम्ब्रेन पर। तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले ज़्यादा टाइट और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है इंटर स्पेस को। इनर के जो अंदर का स्पेस है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है ताकि ये रिस्पॉन्सिबल हो कि कौन सा एंजाइम आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये पैक्ड होती है प्रोटीन। याद रखना इसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और एंजाइम भरे हुए होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एटीपी बनाने के लिए मेजरली। हालांकि अभी हमने जो इक्वेशन देखी वो एक सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे 11th 12th में जाओगे और जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि एक्चुअल में इसमें पूरी पूरी क्रैब साइकिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तब जाके एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तो बहुत ही टाइट होती है और दूसरी स्ट्रिक्टली रेगुलेट होती है, इनर स्पेस को बहुत प्रॉपरली रेगुलेट करती है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात कि इनर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से प्रोटीन और एंजाइम से भरी हुई होती है। क्लियर हो गई बात। और अच्छा, इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड आते हैं उन फोल्ड को क्रिस्टे कहा जाता है। जो ये ऐसे इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्ड आ रहे हैं ना, ये जो फोल्ड पड़ रहे हैं, इन्हीं फोल्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे बोलते हैं। इस टाइप से ये फोल्ड देखने को मिल रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये फोल्ड ये फोल्ड ये फोल्ड है, तो इन्हीं फोल्ड को हम क्रिस्टे बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कि इनक्लोज्ड होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये वाला स्पेस, जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब ये एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर पूरा पूरा फ्लूइड भर रखा है जो कि एंजाइम्स और प्रोटीन कंटेन करता है, और इसी स्पेस में इसका खुद का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसी एरिया में मैट्रिक्स में ही डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस की। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। देखो हमें ये तो नहीं पता एग्जामिनर क्या बनाए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, उनमें से एक होता है सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन। तो सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है यहाँ पर देखते हैं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, पहला ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया जो भी आप खा रहे हो, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया या शुगर हो गई, या फिर हम बात करें जैसे स्टार्च हो गया, ये सब एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये सब के सब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो मेनली हम बात करेंगे ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को वो ऑक्सीडाइज कराता है ताकि क्या बनाई जा सके, केमिकल एनर्जी बनाई जा सके। और उस केमिकल एनर्जी किस फॉर्मेट में बनती है, वो बनती है एटीपी फॉर्मेट में, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी कारण से हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है बच्चों कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आप सिंपली बोल दो एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपने पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसका एक फंक्शन ये भी है कि अपने लिए खुद का ऑन प्रोटीन यानी खुद के प्रोटीन को भी बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकता है कि अदर देन न्यूक्लियस विच सेल ऑर्गेनल कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन, अदर देन न्यूक्लियस which cell organel एक मिनट मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दोबारा से। क्वेश्चन आ सकता है अदर देन न्यूक्लियस which cell organel can synthesize their own protein।
ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अदर देन न्यूक्लियस विच सेल ऑर्गेनल कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन। क्लियर होगी तो आप माइटोकॉन्ड्रिया इसमें लगा सकते हैं। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइबोसोम, यहाँ पर एक वर्ड आया है राइबोसोम, ये आया है, ये राइबोसोम। देखो डीएनए के बारे में तो हम न्यूक्लियस के टाइम पर थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, और इस राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में समझते हैं। तो राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज एमिल पैलेड ने की थी, ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? हालांकि इसका कमेंट के वो क्लास के एंड में आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन आप भी कमेंट करके इसका आंसर प्रॉपरली बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। आते हैं इस पर वापस। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज एमिल पैलेड साहब ने की थी, ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेड साहब ने की थी। और कब की थी ये आपको बताना है, व्हेन, कब की थी इन्होंने डिस्कवरी, ठीक है, ईयर आप बताएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। एक्चुअल में जो भी आपके सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है वो राइबोसोम के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो राइबोसोम को हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल के हमारे प्रोटीन फैक्ट्री ये हैं। दूसरा, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे, टाइनी होते हैं, डेंस यानी घने होते हैं, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। स्फेरिकल मतलब बॉल जैसा होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए बाय मैसेंजर आरएनए। अभी आप पढ़ोगे, देखो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में मैसेंजर आरएनए एक होता है, और ये एमआरएनए के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसकी हेल्प से, किसको ट्रांसलेटिंग करके राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। जैसे कि मैसेंजर का नाम से पता चल रहा है मैसेंजर का काम करता है। जॉर्ज एमिल पैलेड साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है, व्हेन वाज राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेड? जॉर्ज एमिल पैलेड साहब के द्वारा कब राइबोसोम डिस्कवर किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाद की वो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाती है। ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे किसी ने रूमाल या हैंकी को फोल्ड करके रख दिया हो, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है। छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, और ये आप देख रहे हो, अगर इसको देखो, ये देखो एक ट्यूब जैसी लग रही है, ये देखिए एक ट्यूब है। ऐसी ही ट्यूब्स का एक लार्ज नेटवर्क है जो न्यूक्लियस के बाद से स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। एज यू नो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स ऑफ न्यूक्लियस, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है हमारा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, जैसे मान लो ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के आउटर वॉल से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस के बेसिस पर और फंक्शन के बेसिस पर दो टाइप से बांटा हुआ है। तो वो दो टाइप कौन कौन से बच्चों? एक होता है RER, और एक होता है बच्चों SER, RER और SER। RER और SER। RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बच्चों SER का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी में 3 ब्रिलियंट साइंटिस्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो कैथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फॉलम, इन तीनों ने इसकी डिस्कवरी की थी। ध्यान सुनना, डिस्कवरी इन तीनों ने की थी, लेकिन डिस्कवरी कब हुई थी? 1945 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन
ये जो टर्म आप बोल रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रॉपरली ये जो नाम है ये 1953 में कैथ पोर्टर ने अकेले ने दिया था, ठीक है। इन्होंने इसका नामकरण किया था बाद में 1953 में, लेकिन इसकी डिस्कवरी इनके साथ साथ दो और साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट साहब। ये इनकी तस्वीरें हैं। तो ये दो साइंटिस्ट और थे इनके साथ, लेकिन नाम अगर पूछे, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बन सकते हैं, पहला हु डिस्कवर्ड ER की डिस्कवरी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है हु कॉइन्ड द टर्म ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हु कॉइन्ड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टर्म किसने दिया। तो अगर टर्म की बात है, कोई पूछे कि भैया बच्चे आप मेरे को ये बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया, तो सिंपल सी बात है सर, कैथ पोर्टर साहब ने नाम दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए डिस्कवरी, तो कैथ पोर्टर के साथ दो और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट साहब और अर्नेस्ट साहब। इन दो लोगों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है बच्चों हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। लेकिन रफ को रफ क्यों कहते हैं, ये रफ क्यों है, खुदरा क्यों है एक तरीके से। देखो ये खुदरा हुआ इसलिए है क्योंकि आप जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस इमेज में देखो, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट टाइप दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक्चुअल में रफ वो इसलिए है क्योंकि उसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से बम्पी अपीयरेंस आ रहा है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिखेगा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो प्रॉपरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपने पता होगा, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तब हमने माइक्रोस्कोप की दो मेजर कैटेगरी पढ़ी थी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि ऑप्टिकल नेचर का होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, और नॉर्मल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में उसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करने के कारण हमें प्रॉपरली इमेजिंग होती है उसकी, और बहुत बड़ा प्रोसीजर है उसका। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में जब इसको देखा जाता है तो ये रफ इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इन नेचर। क्यों रफ है, तो सिंपल सी चीज़ है, वो रफ इसलिए क्योंकि उसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स क्या है, वही भैया प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्मूथ की बात कर लेते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जैसा कि आप क्लियरली ऊपर लगी हुई इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पर आपको डॉट दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र टाइप के, पोर्स टाइप के दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये राइबोसोम्स हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद वाली जो स्ट्रक्चर है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए स्मूथ कैटेगरी के हैं। ठीक है, समझ में आ गई। मेन अंतर यही है, मेन अगर अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में मेन अंतर यही आता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बच्चों रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं इनके फंक्शंस। तो RER के फंक्शंस अलग हैं और SER के फंक्शन अलग है। RER का पहला फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स है, जिसके कारण वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, प्रोटीन को बना सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से वो ये सब कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारी पैनक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल और कुछ हार्मोनल सेल
जो होती हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं इन सेल्स के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहाँ पर ये काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका मेजर काम यही है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना या प्रोटीन को सिक्रेट कराना। ठीक है, एक रीज़न सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चन अगर आ भी जाए, वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है या प्रोटीन का सिक्रेट कराता है, सिंपल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसा हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा नहीं है स्मूथ पे राइबोसोम नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, स्मूथ उससे ज़्यादा काम करता है। लिपिड को सिंथेसाइज, लिपिड का मतलब होता है जैसे कि अगर आप बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, एक प्रकार की फैटी तो होता है, तो फैट को सिंथेसाइज कराता है। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी में। डिटॉक्सिफिकेशन, सबसे ज़रूरी काम, आपकी बॉडी की जो अंदर जो सेल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। डिटॉक्सिफाई मतलब उसके अंदर से जो भी वेस्टेज है उसको अलग कर रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, जो भी हमारी मसल सेल होती हैं, मसल सेल होती हैं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके दिमाग से एक सिग्नल गया मसल के पास हाथ ऊपर उठाने का या फिर ऊपर करने का, नीचे करने का हाथों को, या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर एक्सपेंड होना, मसल्स के पास ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आ रहे हैं, ये एक्चुअल में मसल परफॉर्म कैसे कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ये आपका एक ब्रेन है और इस ब्रेन ने एक सिग्नल इस मसल सेल के पास भेजा, ये मसल सेल हो गई, ये मसल सेल है आपकी। ठीक है, अब मसल सेल के पास उसने एक सिग्नल भेजा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, मतलब खींचो एकदम से, रिलैक्स मत हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अब ये सिग्नल को परफॉर्म कैसे करेगा? चलो, लाने का काम तो नर्व सेल का हो गया, नर्व सेल ने लाकर ना सिग्नल इसको दे दिया मसल सेल को, लेकिन मसल सेल करेगा कैसे? तो मसल सेल ना कैल्शियम आयंस का इस्तेमाल करेगी, और वो बड़ी क्लासों में जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब आप पढ़ोगे ये डिटेल में कि कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो, कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखते हैं वो कुछ, ठीक है, और वो रिलीज करते हैं, जिस कारण से एक तरीके से क्या आ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, और एग्जाम्पल जो ER ये सारे काम कर रहे हैं, जैसे लीवर के सेल, लीवर सेल के अंदर सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लीवर आपका डिटॉक्सिफाई करता है चीज़ों को। ठीक है, और मसल सेल, मसल सेल भैया आपके क्या करती है, मसल सेल कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम आता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको इसकी डिस्कवरी यानी किसने डिस्कवर किया है, हु डिस्कवर्ड दिस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हु टर्म्ड दिस, और इनके यूजेस, यूज़ भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनल के यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अब आ जाते हैं गोल्जी पर। तो गोल्जी अपैरेटस की बात करें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस के 3 मेजर नाम है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ऐसा फोल्ड, दूसरा फोल्ड दिखने वाला एक ऑर्गेनल है। ये ऐसा लगता है जैसे हैंकी को लगातार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फोल्ड करके रख दिया गया हो। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानता है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये भी कैसा है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये भी किसके अंदर पाया जाता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। अब ये अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आप हमारे जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है उसको एक बार देख सकते हो, उसमें हमने बताया हुआ है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। मेजरली यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और याद रखना गोल्जी अपैरेटस सेल प्रोसेसिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है प्रोटीन और लिपिड्स के लिए। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकेज करना, इधर से उधर ले जाना, वो प्रॉपरली प्रोटीन और लिपिड का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। इसीलिए इसे पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से, इसका जो कॉमन नेम है ना वो पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से, इन्हीं रीजंस की वजह से हम इसको बोल देते हैं, जो हमारा ये गोल्जी अपैरेटस है इसे सेल का पोस्टमैन बोल देते हैं, सेल्स पोस्ट ऑफिस,
जैसे कि पोस्ट ऑफिस से चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र की जाती हैं, वैसे ये भी सेल का एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस ही है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में प्रॉपर जो न्यू एनसीईआरटी है, एक चीज़ याद रखना, न्यू एनसीईआरटी ने साइंटिस्टों की डिस्कवरी को प्रॉपर हाईलाइट करके इस बार लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो भैया आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है डिस्कवरी, और उन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया था उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए। जैसे गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था 1898 में कैमिलियो गोल्जी साहब ने। ठीक है, ये कैमिलियो गोल्जी साहब की तस्वीर है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, ये एक इटालियन साइंटिस्ट और फिजिशियन थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कौन से देश से बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट क्या है फिर, तो इम्पोर्टेंट एक तो ये इन्होंने कब डिस्कवर किया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है इन्होंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की थी। तो बच्चों कैमिलियो गोल्जी साहब ने एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। अब ये स्टेनिंग क्या होता है, आप लोग कभी लैब में जाओगे तो लैब में आप देखोगे आपको एक स्लाइड दी जाएगी। ठीक है, और इस स्लाइड के अंदर आपका यहाँ पर एक सैंपल रहेगा, इस सैंपल के ऊपर आपको स्टेन लगाना होगा, एक निशान लगाना होगा, ताकि ये माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली दिखे। तो इन्होंने भी स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और उस स्टेनिंग टेक्निक को इन्होंने ब्लैक रिएक्शन का नाम दिया था। याद रखना, एनसीईआरटी में सिर्फ ये मेंशन है कि उन्होंने एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका नाम ब्लैक रिएक्शन था, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों एक सिल्वर का कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, ये इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसकी स्टेनिंग की गई थी इन्होंने, और किसके ऊपर, इन्होंने कहाँ से ये पता किया, तो नर्व सेल थी एक बार्क आउल की, ये आउल दिख रहा है आपको, इसके दिमाग की, इसके नर्व सेल के ऊपर इन्होंने स्टेनिंग करके ये पता लगाया कि भैया गोल्जी अपरेटस होता है। तो इसलिए इसकी डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दूंगा इंपॉर्टेंसी में, डिस्कवरी में, क्योंकि ये आ सकता है, गारंटेड आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, कि कैमिलियो गोल्जी साहब ने 1898 में, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट और फिजिशियन थे, इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, इन्होंने गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की थी, और उसके लिए इन्होंने जो स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, उस स्टेनिंग टेक्निक को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने इस्तेमाल किया था सिल्वर नाइट्रेट का स्टेन। मतलब इस सेल जो इनकी नर्व सेल थी, जो इन्होंने बार्क आउल के नर्व सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उस सेल के ऊपर जो स्टेन लगाया था, जो दाग लगाया था, वो दाग था, यानी कि जो ड्रॉप इन्होंने डाली थी, जिसे आप समझ रहे हो, जो कलर के लिए, इंक के लिए, वो सिल्वर नाइट्रेट था। क्लियर होगी बात? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस की, गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका काम है मॉडिफाई करना, पैकेज करना, किसको, लिपिड्स को और प्रोटीन को। ये लिपिड्स और प्रोटीन को पैकेज करता है, उसके बाद एक वेसिकल से ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मैं बोलूँ ये हमारी सेल है, सपोज दैट बच्चों ये आपकी सेल है, और यहाँ ये न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर मान लो ये गोल्जी अपरेटस है, तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, इस तरीके से वेसिकल बनाता है, छोटे छोटे, इन वेसिकल के अंदर लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स होते हैं, या जो भी चीज़ इसको ट्रांसफ़र करनी होती है, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। अगर इसको सेल से बाहर भेजना है तो सेल से बाहर भी भेज सकता है, सेल के अंदर किसी ऑर्गेनल को ट्रांसफ़र कराना है तो अंदर भी ट्रांसफ़र करा सकता है। क्लियर होगी बात? और ये प्रॉपरली ये मूवमेंट कैसे होता है, इसके लिए आपको, अगर आपने देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की आप एक बार देख सकते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्लास में कोर्स वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी होगी। तो ये वेसिकल के जरिए ट्रांसपोर्ट कराता है, किसको ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, सिक्रीट कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है और सिक्रीट कराता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया सेल के अंदर कहीं भेजना, और सिक्रीट का मतलब हो गया सेल से बाहर कहीं भेजना। तो ये गोल्जी अपरेटस करता है वेसिकल की हेल्प से। वेसिकल क्या होता है, एक सर्कुलर शेप की, एक प्रकार के स्फेरिकल शेप का वैक्यूल टाइप का बन जाता है, और उसके अंदर ये प्रोटीन को फोल्ड करके या फिर लिपिड्स को रख देता है। और लाइजोसोम फॉर्मेशन में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। लाइजोसोम क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लाइजोसोम क्या होता है, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइजोसोम को क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कमेंट करके कि कैमिलियो गोल्जी ने, बिना देखे आपको बताना है, कैमिलियो गोल्जी ने साहब ने, इन्होंने कब डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को, और कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था गोल्जी अपरेटस को फाइंड आउट करने के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
लाइजोसोम, अभी हमने बताया लाइजोसोम क्या होता है, तो लाइजोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करता है जो भी हमारी सेल का वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन करना, और सेल्यूलर डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है बेटा कचरा, डेब्रिस का वैसे तो मतलब होता है स्पेस का कचरा, लेकिन यहाँ पर डेब्रिस का आप मतलब कचरा ही समझो क्योंकि उन्होंने आगे सेल्यूलर लगा दी, मतलब जो भी सेल का वेस्ट होता है, जो भी सेल का वेस्ट होता है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से प्रॉपरली ब्रेक डाउन करना ही लाइसोसोम का काम है, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और गैप होता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और उन केमिकल्स को, उन एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, याद रखिए, हेट्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है, जो कि डाइजेशन को करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन को, डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन इस बार की न्यू एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है जो फैक्ट के लिए है, और इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स पॉइंट से ही सीबीएसई क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो ह्यूमन स्पर्म सेल है उसके अंदर भी यही लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं, जो भी लाइसोसोम्स में होते हैं ना वैसे ही एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि स्पर्म सेल को भैया इन एंजाइम्स की क्या ज़रूरत हो गई, तो स्पर्म सेल को इसलिए ज़रूरत हो गई कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान, मान लो ये एग है, ये हो गया ह्यूमन एग, और यहाँ पर ये मान लेते हैं स्पर्म सेल है, तो अगर ये स्पर्म सेल एग सेल के अंदर फ्यूज़ होगा तो एग सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको सिक्रेट करता है, ये किसको सिक्रेट करेगा भैया, ये सिक्रेट करेगा उन एंजाइम्स को। देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्पर्म मीट विद एग, दीज एंजाइम्स हेल्प इन टू ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ द एग सेल, जो एग सेल के आउटर लेयर है ना उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है यही लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये ह्यूमन स्पर्म सेल में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इनका ये पूरा नाम है क्रिस्टीन डेड्यू, ठीक है, ये फ्रेंच थे शायद, और इन्होंने 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी ऑन अ रैट लीवर सेल, जो चूहे के लीवर की सेल्स के ऊपर जब ये स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। इस चूहे की जब ये स्टडी कर रहे थे ना तब इन्होंने इसका नाम दिया था लाइसोसोम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चूहे की लीवर की सेल, याद रखना रैट लीवर सेल की जब ये स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने क्रिस्टीन साहब ने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1955 में की थी। उनकी तस्वीर है उस समय की जब ये अपने स्पीचेस में बताते हैं लाइसोसोम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। लाइसोसोम के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट हर एक सेल का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल प्ले करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल यानी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है सेल में तो उसको डाइजेस्ट कर देता है। वॉर्न आउट ऑर्गेनल, जो ऑर्गेनल्स काम के नहीं है, जो ख़त्म हो गए हैं, उनको भी वॉर्न आउट कर देता है। दूसरा, लाइसोसोम हेल्प करता है सेल को क्लीन करने के लिए ताकि वो अपना सेल्यूलर वेस्ट, जो भी सेल का वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हो जैसे कि यूरिन जब हमारा बनता है किडनीज़ के अंदर, तो वो यूरिन जब बन रहा है तो उसमें बहुत सारी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ये सारा सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन वगैरह के सिंथेसिस के दौरान बनता है। तो ये एक प्रकार का सेल्यूलर वेस्ट है। तो सेल्यूलर वेस्ट को लाइसोसोम क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, वरना वो पूरी सेल में पड़ा रहेगा जो भी गार्बेज है। इसीलिए हम इसे गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि एक प्रकार से सेल का सफाई कर्मचारी है ये, ठीक है। सेल का क्या है, सेल का सफाई कर्मचारी है, आप इसे याद रख सकते हो, सफाई कर्मचारी ऑफ द सेल। ऑफ द सेल, सेल को क्लीन करने का काम करता है। एक चीज़ और याद रखना, दे कैन डाइजेस्ट ऑन कंपोनेंट,
जब उन्हें लगता है कि सेल डिस्ट्रॉय होने वाली है तो ये अपने कंपोनेंट को भी खा जाते हैं, क्योंकि इनके पास हेट्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच सेल ऑर्गेनल इज कंसिडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो बच्चों आपको याद रखना है लाइसोसोम इज कंसिडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग के नाम से हम लाइसोसोम को जानते हैं, क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है तो इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेल को डिस्ट्रॉय ये क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, तो हेट्रोलाइटिक एंजाइम पूरी सेल में फैल जाएगा, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पूरी सेल को ही खत्म कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो याद रखना इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? सवाल ये है कि व्हाई लाइसोसोम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल। किसी भी सेलुलर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं, एज अ ह्यूमन अगर मैं आपको ट्रीट करूं एक सेल की तरह, सपोज दैट यू आर अ सेल, तो आप अगर सेल होते खुद में तो आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो। अब आपकी बॉडी अगर वेस्ट ही ना बनाए, आपकी बॉडी से यूरिन ना हो, आपकी बॉडी यूरिन ना बनाए, आपकी बॉडी जो स्टूल बनाती है वो स्टूल ना बनाए, ठीक है, वेस्ट जनरेट ही ना हो आपकी बॉडी में, तो क्या आपकी बॉडी हेल्थी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। आपको लगा रहे भाई बढ़िया है, आना जाना ख़त्म, टेंशन, 2-2 मिनट के लिए बार बार उठो जाओ, नींद में आ गया दिक्कत हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बॉडी यूरिन नहीं बनाएगी तो वेस्ट जा कहाँ रहा है? सवाल ये, वेस्ट जा कहाँ रहा है? इसका मतलब वेस्ट आपकी बॉडी ही एब्जॉर्ब करके दोबारा यूटिलाइज कर रही है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बॉडी को जब। तो इसीलिए जो भी हमारा वेस्ट बनता है उस वेस्ट को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्लीन करने का काम करता है सेल के अंदर लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी की सेल्यूलर हेल्थ मेंटेन रह सके, सेल की जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। क्लियर हो गई बात? ताकि वो रिमूव कर सके डैमेज सेल और रिसाइकल कर सके सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी लाइसोसोम समझ में आया होगा। लाइसोसोम के बाद अगर हम चलते हैं आगे तो अगला कंपोनेंट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, लेकिन इनकी खासियत ये है अदर सेल ऑर्गेनल के मुकाबले थोड़े से बड़े होते हैं, ये लार्ज होते हैं शेप में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल या फिर एल्गी में पाए जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं आप जल्दी जल्दी में बोल दो हाँ भाई ये भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते, नहीं। प्लास्टिड्स एब्सेंट्स इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी पढ़ोगे क्यों एब्सेंट है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो भी वाइटल कंपाउंड है जो हमारी जो प्लांट को चाहिए, जैसे फूड बनाने के लिए पिगमेंट चाहिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लोरोप्लास्ट चाहिए, बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स नहीं होते, एनिमल सेल के पास बिल्कुल भी प्लास्टिड्स नहीं होते। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने की थी 1866 में, ठीक है। 1866 में अर्नेस्ट साहब ने की थी, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने डिस्कवर तो किया लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो 1883 में एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रीज कैम्पर, इन्होंने इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया, उसका क्लासिफिकेशन किया दी कि भैया प्लास्टिड ये होता है, प्लास्टिड ये करता है, इतने टाइप का होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डिस्कवरर कौन है, किसने बताया कि प्लास्टिड नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्लास्टिड नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो किसने बताया था? किसने बताया? तो वो बताया था हमारे अर्नेस्ट साहब ने। क्लियर हो गई बात? 1866 में। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों अगला आता है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो प्लास्टिड के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये दोनों लिपिड्स की बाइलेयर से बनी होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो रेगुलेट करती है कि क्या एंटर करेगा और क्या एग्जिट करेगा। दूसरा स्ट्रोमा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक डेंस कलरलेस जेली लाइक फ्लूइड है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी प्लास्टिड की, ये प्लास्टिड की सपोज दैट इनर मेम्ब्रेन होगी, तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा भरा होता है, ठीक है। ये स्ट्रोमा क्या करता है? ये स्ट्रोमा क्या करता है? एंजाइम्स होते हैं इसके पास जो रिक्वायर्ड हैं
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए। क्लियर होगी बात। जो स्ट्रोमा होता है, अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रोमा में क्या होता है, तो स्ट्रोमा में स्पेशल एंजाइम्स, अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए ये केमिकल सब्सटेंस है जो ज़रूरी होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को क्या कराने के लिए, सिंथेसाइज कराने के लिए। अगला देखो, इसके पास भी याद रखिए, प्लास्टिड के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपने इसके खुद के अपने डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स के पास भी। ठीक है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ताकि ये खुद से ही अपना प्रोटीन बना सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनल आपको मिल गया सेल के अंदर, बस शर्ते ये जो सेल ऑर्गेनल है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। तो अब सवाल ये, न्यूक्लियस के अलावा अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि न्यूक्लियस के अलावा बच्चों ये बताओ कि किस सेल ऑर्गेनल के पास एनिमल सेल में अपना खुद का डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट सेल में कौन कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और भैया आपका एक और मिल गया आपको, प्लास्टिड। क्लियर हो गई बात। अब ये प्लास्टिड्स के क्लासिफिकेशन समझते हैं। देखो बच्चों, प्लास्टिड्स के क्लासिफिकेशन में आपको ये समझना है, मेनली प्लास्टिड्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटना है अभी के लिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सकें, ग्रीन लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर, क्रोमो शब्द का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब हो गया ये कलर प्रोवाइड करता है ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर अट्रैक्ट किया जा सके। पॉलिनेटर क्या होते हैं, मान लो एक पौधा को, एक पौधे के अंदर जो फूल है वो मेल पार्ट को फीमेल, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, तो इधर के कुछ पोलन ग्रेन को इधर भेजना है तो उसके लिए मधुमक्खियाँ वगैरह चाहिए ना, तो ये मधुमक्खियाँ वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए कलर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जितने भी फल और सब्जियों में कलर हैं वो भी इसकी वजह से ही होते हैं। क्लियर हो। और जो ये जनरली नॉन ग्रीन पिगमेंट कलर, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट तो आपका क्लोरोप्लास्ट बना देता है, तो जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो नॉन ग्रीन पिगमेंट्स बनाता है, जैसे लाल, हरा, गुलाबी, इस तरीके से। क्लियर होगी बात। मेनली सॉरी हरा नहीं, लाल हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ये सारे कलर ये बनाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिक कलरलेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्टिक कलरलेस प्लास्टिड है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होते, लेकिन ये क्या करता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल्स को स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है, यानी इसका मेन काम है स्टोरेज का। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका मेन काम है स्टोरेज का, और ये जनरली अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गेनल है। ठीक है, जैसे कि रूट्स और सीड बल्ब वगैरह में पाया जाता है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है ये 3 टाइप का होता है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में आप याद रखेंगे ये स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च को स्टोर कौन करता है, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा इलायोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल्स को यानी कि फैट को स्टोर करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है। आइए इसको समझते हैं, एक बार लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा नाम जो है वो, सबसे पहला नाम क्या है हमारा, सबसे पहला है अमाइलोप्लास्ट। पहला प्लास्टिड हो गया ल्यूकोप्लास्ट का, अमाइलोप्लास्ट। दूसरा हमारा कौन सा है बेटा, इलायोप्लास्ट। और तीसरा बच्चों नाम हो जाएगा हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। जो प्रोटीनोप्लास्ट है इसका मेन काम है क्या, स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना। ठीक है, इलायोप्लास्ट का मेन काम है भैया ऑयल्स को स्टोर करना, यानी कि फैट्स को और लिपिड्स को स्टोर करना, फैट्स और लिपिड्स को स्टोर करना। और जो आपका अमाइलोप्लास्ट है क्या स्टोर करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को स्टोर करता है, यानी कि स्टार्च। और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि अमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट ये तीनों एग्जाम्पल हैं ल्यूकोप्लास्ट के। किसके एग्जाम्पल है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट के। ठीक है, किसके टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है बच्चों तो आप तो फ्रीली कमेंट सेक्शन में इसको कर सकते हैं, और चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास आ चुकी है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सबको स्ट्रिक्टली आपको नोट डाउन करना है बच्चों, वरना जेन्युइनली बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।